नो, ये लेक्चर नंबर 5 का पार्ट सेकंड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोअर क्लासेस में पढ़ कर आए हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ आप फिर से इसको देखेंगे और इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब होता है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब उसका एनर्जी कहीं भी ज़ाया नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, महफूज रहती है, वो वैसे के वैसे ही रहती है। उसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ ए system and surrounding remains constant, ठीक है। अगर सिस्टम कोई वर्क कर रही है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, उस फॉर्म में भी एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। दैट इज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम इसकी वैसे तो कई इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसा कि आपके बुक में दिया गया पहला स्टेटमेंट, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा को ऊपर है उसी को कहा गया कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमेशा बरकरार रहती है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका भी वही मतलब होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ये हम देख चुके हैं, जैसे ओपन टाइप सिस्टम, क्लोज टाइप होती है, इसी तरह आइसोलेटेड जिसमें जो है मैटर का जो एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है वो कांस्टेंट होती है। थर्ड स्टेटमेंट है जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती है और उसको इसके ऊपर से ही हम इक्वेशन ड्रा करते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed and can only be converted from one form to another form, ठीक है। आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्लियर हो गया है। अब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, इससे हम इसके इक्वेशन निकालेंगे कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है। इसको कहेंगे हम फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जैसा कि सिस्टम का हमने कहा कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। एनर्जी क्या होती है, सिर्फ एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। इसकी वजह से, एक्सचेंज की वजह से ही जो हो वर्क हम देखते हैं, वर्क इज डन, ठीक है। अब अगर आप किसी सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि मैं पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ
कि अगर एनर्जी आप किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो, इफ़ यू सप्लाइड द एनर्जी, इससे क्या होगा, एनर्जी सप्लाई करने की वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इसका रिवर्स, अगर आप सिस्टम से एनर्जी को रिमूव कर रहे हो, ये एक पॉइंट आप याद रखो, तो आगे आपको सिंबल और साइन लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एनर्जी अगर रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है, कहीं से आप एनर्जी ले रहे हो तो वहाँ पर उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, और कहीं पर आप एनर्जी डाल रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम लेते हैं क्यों इज़ द हीट सप्लाइड, ठीक है, अब यहाँ पर आप एनर्जी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये क्या है, एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, द इंटरनल एनर्जी बिकम्स इंक्रीजेस। अब इस इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी यू को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, इस तरह हम लिखेंगे इसको, इंक्रीज इन internal energy of the system is equal to sum of the quantity of heat supplied to the system and अब जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी वजह से वर्क हो रहा है। आप फिर से आपका ज़हन में आ जाना चाहिए फिगर, पिस्टन और सिलेंडर, गैस सिलेंडर, उसको आप अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सपोज आप उसको गर्म कर रहे हो, तो पिस्टन ऊपर को मूव करेगा, मतलब वर्क डन होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ऑन द सिस्टम। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू, इससे पहले हमने लिखा था U2 माइनस U1, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी प्लस वर्क हमने ऑब्जर्व किया। ये होती है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने हीट प्रोवाइड की, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा यू इज ए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अब सपोज अगर आप ऐसा कंसिडर करते हो कि ये चेंज जो है बहुत मामूली सा है, इनफाइनेटेजिमल है, इनफाइनेटेजिमल चेंजेस है, तो क्या कर देना है, इसको आपको स्मॉल डी लिख देना है, चेंज इज वेरी वेरी लेस, वेरी स्मॉल, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, सबके साथ आपको स्मॉल चेंज के लिए डी यूज़ कर देना है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन यूज़ होती है। अब हम इसको फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे वेरियस प्रोसेस में, ओके। नो वी सी इन पार्ट थर्ड, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट याद कर लेना है, बहुत इजी है। आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके साथ इसको कैसे फॉर्मुलेट करना है। यहाँ पर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। रिमेंबर दैट दिस इज फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके, बाय द सराउंडिंग। यहाँ पर ये वर्क की एक्सप्रेशन आ जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस, ओके। थैंक यू।